ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। राकेश जी, राहुल जी और संगीत रागी जी, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और आप जानते ही हैं फरवरी का महीना ही है वो पूरे भारत का लेखा जोखा पता करने का और भारत का भविष्य क्या होगा ये समझने का मौका होता है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के अंदर आर्थिक सर्वे आज पेश कर दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से भी अपील की और कहा कि आज का समय व्यवधान का नहीं है, समाधान का है। दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, भारत पर भरोसा कर रही हैं। अब हमें आगे आना है, दुनिया में भारत के दम को दिखाना है। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बात कही वो व्यवधान वाली बात इसलिए कही क्योंकि कल जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था, द्रौपदी मुर्मू के पहली लाइन के साथ ही जिस तरीके का व्यवधान होना शुरू हुआ ये भी अपेक्षित नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। और जयराम रमेश हैं, आज ही उन्होंने इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया और राहुल जी उन्होंने पोस्ट करते हुए ये कहा कि ना किसी विषय पर आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ना आप चर्चा करते हैं और फिर आप संबोधन देते हैं, फिर आप रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म की बात करते हैं। तो इतना तो तय है कि भले ही कन्विंस करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, लेकिन कांग्रेस को कन्विंस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, बिल्कुल वो नहीं कर पा रहे हैं। भाई अब अगर उनके पास सत्ता नहीं आ पा रही आप है। देखिए मास्टर स्ट्रोक देखिए कैसा है। आपने प्रेशर जो है यूएस की तरफ से आप पे कितना था, आपने ईयू के साथ डील कर डाली और 3 आपने एक साथ मोर्चे जो हैं वो ध्वस्त कर दिए। यूएस का मोर्चा ध्वस्त कर दिया, आपने अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया, आपने बाकी जो आसपास के देश हैं उनकी इकोनॉमी को हिला दिया है। पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि उसके टेक्सटाइल का क्या होगा, बांग्लादेश सोच रहा है उसके टेक्सटाइल का क्या होगा, वो जो वहाँ पे चीज़ है। तो आपने कई सारे एक साथ जो ये काम किया उसके साथ कई साध लिए हैं, आपने अपने लक्ष्य जो थे साध लिए हैं। अब यूएस जो है वो उसमें खलबली मची है कि आप जो है वो भारत के साथ डील सबसे जल्दी करें। वो तो 25% टैरिफ हटाने के लिए तैयार हो गए। इकोनॉमिक सर्वे आज आया है, वो क्या कह रहा है? 7.2%। आप खुद सोचिए, भारत जो लार्ज इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे तेज बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई सरकार आर्थिक सर्वे सर ये भी कह रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे ही ना, जब इंडस्ट्री बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, इसके कारण से ये आपको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में उछाल आया। तो ऐसे में अगर आप ये देखें तो देश के लिए तो अच्छा ही काम कर रही है ना, प्रधानमंत्री देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। वो यूएस के प्रेशर में नहीं आए, ये भी विश्व देख रहा है। और अब जो है कनाडा हमारे साथ आ रहा है, वो डील करने के लिए उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उधर ब्राजील के जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो भारत जो है एक विश्व में ये भी आ रहे हैं, विश्व में उसने एक आपको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाई है कि यूएस अगर इस तरह से आपके साथ करे तो उसको कैसे डील करें। अच्छा, बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी ने देश को एक और मैसेज दिया। देश को आर्थिक मोर्चे पर कितनी बड़ी गति मिली है, मदर ऑफ ऑल डील से कितनी बड़ी प्रगति हुई है, इसे लेकर भी उन्होंने कहा। अभी इसका जिक्र राहुल जी भी कर रहे थे, आप सुने ये वाला बयान भी।
भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा। इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं। ये व्यवधान और समाधान के बीच में जितने व्यवधान पैदा करने की रागी जी कोशिश की ट्रंप ने, जितने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की पड़ोसी ने, जितने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की राहुल गांधी ने, ये बोला था ना कि डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी है ये। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पिछले 10 साल 11 साल में आप देखिए, वो हर क्राइसिस के मौके पर एक बात कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलना है। ये जो चुनौतियां आई हैं, चुनौतियों को हमको अवसर में बदलना है। ठीक है, भारत पहले क्रायोजेनिक इंजन्स नहीं देता था ना, अमेरिका नहीं दिया, मना कर दिया, भारत ने अपना खड़ा कर लिया। सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर भारत ने बना करके खड़ा कर दिया। और अभी तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता ट्रंप के आगे बिछ गए थे, पसर गए थे, लेट चुके थे। वैसे में भारत के प्रधानमंत्री खड़े रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और लोग नहीं खड़े रहे। लेकिन रागी जी, मसला इतना भर नहीं है। जी राम जी है, मसला जो है वो आपके रुपया और डॉलर के बीच में जो लगातार बड़ी दूरी बढ़ती चली जा रही है, मसला ये भी है। उसको आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि ये टेम्पररी है और इससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन सारी चुनौतियों के बीच जी, जब जर्मनी की इकोनॉमी 2.3 पर काम कर रही है, उसका ग्रोथ चल रहा है, बड़े बड़े इकोनॉमी जैसे चाइना की इकोनॉमी है 5.2 के आसपास का है, वैसे में भारत जो है, हालांकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, हमसे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम है, और जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है उसका रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम होता ही होता है। फिर भी यदि हम कंपेयर कर रहे हैं, यदि इतनी बड़े बड़े इकोनॉमियों के बीच से, तो 7.2 का ग्रोथ अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ है। और इन तमाम चीजों के बावजूद कि आपके पास अमेरिका ने आपके तेल पर प्रतिबंध, आप तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, आप पर 50% टैरिफ लगा दिया है, रोज धमकी आ रहा है, धमकी का असर आपके शेयर मार्केट पर होते हैं, सब चीजों पर होते हैं। वो ऐसी स्थिति में आपने अपना नया बाजार ढूंढ लिया, नए दोस्त बना लिए। यही तो थी 2007 से यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड की बात की जा रही थी, और आज जाकर के वो सच्चाई होकर के आ गई है। देश तो इसमें समझ तो रहा कोई है है कि नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप देने का तरीका है वो अपने आप में सर, देखिए, देश समझ रहा है और विपक्ष को चाहे वो जो भी कर ले, विपक्ष क्यों समझेगा? विपक्ष भी तो अपनी राजनीति करेगा। लेकिन एक विषय और है जिस पर सरकार की समस्या है, वो समस्या है प्रयागराज और शंकराचार्य का ये मुद्दा। यूपी सरकार और शंकराचार्य के बीच में टकराव पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। 18 जनवरी से धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना स्नान किए ही वापस लौट गए। धरना उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं की है। इस पर सियासी पारा और गर्मा गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर अटैक किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया। आहत संत अर्थात ये सत्ता का अंत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी सरकार पर अटैक किया। आरोप लगाया कि मुगलों के वक्त जो हाल नहीं हुआ था वो इस सरकार में हुआ है। ये भी थोड़ी अतिशयोक्ति ही है, जो हालांकि उन्होंने कहा मतांतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बयान सुने। कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ
वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है। और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी। तो एक लिखित पन्ना आया था, वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था। तो हमने कहा भाई ये उपदेशक प्रशासन उपदेशक का बन गया। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी चर्चा हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। यहाँ से आए थे स्नान के लिए, शिविर से निकले थे स्नान के लिए, और अगर बिना स्नान किए जा रहे हैं तो जहां तक सम्मान अपमान का प्रश्न है वो तो एक तरफ छोड़ दो। राकेश जी, क्या समय आ गया है? सनातन पर ज्ञान कहां से आ रहा है? अखिलेश यादव जी दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है, पहली बात तो ये। और दूसरा, शंकराचार्य चले गए, यहाँ पर क्या अब मसला यहाँ से ठंडा होगा या भी यहाँ से और बढ़ेगा? नहीं, मुझे मीनाक्षी जी बहुत अच्छा लगा जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सनातन को लेकर चिंतित दिखी। तो मुझे जियाउर रहमान वर्क भी चिंतित थे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इमरान मसूद भी बड़े चिंतित थे। कम से कम सनातन को लेकर उनकी चिंता जो है ये जताती है कि नहीं, अभी थोड़ा बहुत सनातन के बीज उनके अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब शंकराचार्य जी बिना स्नान के बैठे हुए हैं और आप लखनऊ से उनकी चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो दो लड़कों की जोड़ी क्यों नहीं पहुंची प्रयागराज में कि उनकी पालकी को कंधा देती और कंधा दे के उनको संगम में ले जाके स्नान कराती। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों को जाना चाहिए, शंकराचार्य जी की पालकी को कंधा दे के ले जाना चाहिए, और फिर हमें देखता कि कौन प्रशासन उनको रोकता है और उनको स्नान कराते, आदर के साथ उनको लेके आते, उनके आश्रम में बिठाते और फिर ताल ठोक के कहते कि देखिए सनातन की चिंता और सनातन का सम्मान इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन बतौलेबाजी और बयानबाजी करके आप सरकार में वो थोड़ी ना है, अब जो सरकार में नहीं है उसी से आप अपेक्षा करेंगे? नहीं, तो चिंता तो वो जाहिर कर रहे थे ना कि सनातन खत्म हो रहा है और योगी जी सनातन को खत्म कर रहे हैं, एक संत को, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया जा रहा। तो यदि सनातन खतरे में है, चिंता आपको है, तो सनातन को बचाने के लिए प्रयाग नगरी आपको जाना चाहिए और प्रयाग नगरी जाके आपको ससम्मान शंकराचार्य जी को लेकर संगम में जाके स्नान करा के उनके आश्रम में छोड़ना चाहिए। तो सनातन की रक्षा में आपकी भूमिका स्पष्टता से दिखाई देती, अभी सिर्फ बतौलेबाजी और बयानबाजी ही दिखाई दिया। अच्छा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में नबन्ना स्टेट सेक्रेटेरिएट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में बीजेपी की राजनीतिक आक्रामकता का मुकाबला करने की क्षमता केवल ममता बनर्जी में है। एक बयान आप और सुन ले, फिर समीर जी आ रही हूं आपके पास। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएंगी और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। अखिलेश यादव जी तो समर्थन देंगे ही, लेकिन दीदी ने ईडी को हरा दिया। डिजिटल चोरी होने जा रही थी, वो पेन ड्राइव लेकर चली गई। देखिए, अखिलेश यादव की चिंता जायज है। अखिलेश यादव बिहार में गए थे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उन्होंने बहुत ताकत लगाई कि भाई वहां पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने वहां पर। लेकिन वहां पर जिस तरीके से फजीयत हुई विपक्ष की, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब बिहार गए तो कम से कम बंगाल नहीं जाए। बंगाल में तो ममता बनर्जी के पास 2011 से सरकार है, ममता बनर्जी ताकतवर मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी का एक जनाधार है। तो ममता बनर्जी को हम थोड़ा सपोर्ट कर दें और ममता बनर्जी बीजेपी को हरा देती है, तो बीजेपी का जो विजयी रथ शुरू हुआ है 2024 से, जो लगातार महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली होते हुए जो अब बिहार में गया है। मोदी जी ने जो कहा था कि भाई गंगा तो बिहार से बंगाल की तरफ जाती है,
तो मोदी जी का संदेश साफ था कि बिहार जीता है वह बंगाल जीतेंगे। तो यूपी अखिलेश भी तो यादव आती है। उस 2017 में जो आंधी उत्तर प्रदेश में आने वाली उस आंधी को रोकने के लिए वो अभी बंगाल गए हैं कि भाई बंगाल में किसी तरीके से ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए तो बीजेपी की जो आंधी उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में आने वाली है तो उसे रोकने में मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। उसमें मेरे 3 टप्पड़ बच जाएंगे, मैं पूरी तरह से उसमें उड़ूंगा नहीं। तो उनकी अपनी चिंता जायज है, उन्हें ममता बनर्जी की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें 2027 में अपनी सत्ता की वापसी की चिंता है। लेकिन सर नैरेटिव दोनों ही नेताओं का एक है। जो विपक्ष का नैरेटिव है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, वो एक ही सिलेबस पर काम करे। वो सिलेबस क्या है कि एफआईआर की प्रक्रिया गलत हो रही है। एफआईआर की प्रक्रिया दरअसल ये एनआरसी ही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। एक बयान और सुनाती हूं मैं आपको। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो हम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। क्या हासिल करना चाहते हैं? डिजिटल डेटा क्यों हासिल करना चाहते हैं? अरे भाई डिजिटल डेटा सरकार थोड़ी ना हासिल कर रही है, इलेक्शन कमीशन हासिल कर रहा है। क्यों प्रोफेसर साहब? ये इसे हासिल करके आपको अपडेट कर रहा है और आपको चुनाव में वोट करने का अधिकार दे रहा है। मीनाक्षी जी, जब आप ये सब कर रही थी तो मैं सिर्फ पूरे समय और अभी भी देख रहा हूँ ममता बनर्जी जी का चेहरा देख रहा हूँ। ऐसा देख तो मैं भी रही थी, बस बोल नहीं पाई। बॉडी लैंग्वेज यदि जो है, यदि उससे कोई आकलन करें और उसको पढ़ें तो लगता है कि जैसे उनको सांप सूंघा हुआ है। उनको आने वाले विधानसभा चुनाव का डर साफ साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव को वहाँ बार बार जाने का क्या तुक बनता है? अखिलेश यादव यदि वहाँ पर बार बार जा रहे हैं तो कहीं नहीं, जब होता है ना कि जब आप कष्ट में होते हैं ना तो आपको लगता है कि मित्र लोग आकर के आपके आसपास भी बैठे रहें। बेशक वो आपको मदद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आपसे साथ बातचीत करते हैं तो वही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। वही हमको यहाँ पर ममता निराश लग रही है आपको? बहुत निराश लग रही हैं और बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि उनको हार का डर है। उनको लग रहा है कि आने वाला बंगाल चुनाव जो है उनकी पार्टी के लिए लेकिन सर एक खबर है निराशा उस कारण से भी हो सकती है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी के मामले में बड़ा आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से कह दिया है कि भाई केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि से खरीदी गई बॉर्डर की जमीन 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को दे दी जाए। आपको बता दें, ये मामला लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों विवाद का विषय रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार जानबूझकर सीमा क्षेत्रों की भूमि सौंपने में देरी कर रही है, जिससे कि बाड़ेबंदी का काम जो है वो बाधित हो। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही थी, है ना राहुल जी? उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हमने आसाम में तो कर लिया लेकिन हम पश्चिम बंगाल में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी जमीन ही नहीं दे रही है। अब हाईकोर्ट के आदेश को केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने ममता सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। एक बयान आप सुने, फिर इस पर भी चर्चा। फेंसिंग के लिए अभी हाईकोर्ट की राय के बाद अभी मुख्यमंत्री को ध्यान देना पड़ रहा है, तो आपका क्या? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के गाल पे, पश्चिम बंगाल की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। देश के लिए मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय और तृणमूल कांग्रेस सरकार देश के लिए एक डेंजर बन चुकी है, एक विपद हो चुका है। एक क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल राइवलरी हो, शत्रुता हो, पॉलिटिकल राइवलरी अंदर होगी ना सर, वहां पे बॉर्डर पर क्यों? देखिए, इस पे ममता बनर्जी को खुद भी बोलना चाहिए कि क्या ये सच्चाई है कि वो ज़मीन नहीं दे रही हैं या क्यों हाईकोर्ट ने कहा है। उसके बाद तो उनको उस फैसले का सम्मान करना ही पड़ेगा। और दूसरा, फेंसिंग जो है ये कोई आज का मुद्दा तो है नहीं कि फेंसिंग वहाँ पे पूरी नहीं हो पाई है। ये कई सालों का मुद्दा है। फेंसिंग कर लेनी चाहिए थी जितनी भी सरकारें थी, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो माइग्रेशन है इलीगल बांग्लादेश की तरफ से, वो कहीं ना कहीं रुक सके, म्यांमार की तरफ से वो सब रुक सके। तो ये कोशिश सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो ये सारा पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि जो अभी रागी साहब भी बोल रहे थे, ममता बनर्जी को क्या सच में अखिलेश की ज़रूरत है? जिनको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अखिलेश यादव की उनको क्या ज़रूरत है? तो देखिए, स्ट्रांग लीडर हैं, देखना होगा कि चुनाव कैसा जाता है। बिल्कुल।